तो चलिए दोस्तों, इस जो है रिटायरमेंट के चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है इस क्लास का वह है सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर क्लेम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जो भी हमने पिछली वीडियोस में सीखा था कि रिटायरिंग पार्टनर को हमें देना होता है, वो उसके कैपिटल का पैसा हो गया, गुडविल का पैसा हो गया, रिजर्व्स प्रॉफिट का पैसा हो गया, अगर गेन होता है रिवैल्यूएशन में और कुछ पैसे काटे भी जाते हैं, वो सब कुछ हमने सीखा। अब उसकी सेटलमेंट किस हिसाब से करें, किस तरीके से उसको अब जो है सेटल कर दे। दो तरीके वैसे होते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो भी रिटायरिंग पार्टनर का क्लेम है, या तो फिर इसको क्लेम ना बोलते हुए इसको ड्यू बोले, जो भी ड्यू पैसा हमारे ऊपर रहता है, क्योंकि अब पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, उससे अब हमें जो है चीज़ें देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उसको हम किस हिसाब से दें, दो तरीके होते हैं इसको सेटलमेंट करने के लिए। आज हम जो है वो सीखेंगे। तो इसको सीखने से पहले देख लेते हैं कि क्या क्या पार्टनर हमें जो है हमें पार्टनर को देना पड़ता है, यानी कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, यानी कि जो बिजनेस कर रहे हैं पार्टनर, उनको जो है रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या देना पड़ता है और क्या क्या जो है चीज़ें काटनी पड़ती है। तो क्लेम्स और डिडक्शन हम जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लेम्स देख लेते हैं कि किस किस चीज़ का जो है क्लेम हो सकता है रिटायरिंग पार्टनर का। सबसे पहला, उसका जो कैपिटल का पैसा है वो हमें देना पड़ेगा। भैया जो कैपिटल उसने बिजनेस में लगाई थी, अब तो रिटायर हो रहा है, वो उसे देना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। भैया जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो हमें देना पड़ेगा। डेबिट बैलेंस होगा तो इट मीन्स बैलेंस वैसे ही माइनस में चल रहा है और क्या बिजनेस चलेगा। अगर प्लस में बैलेंस होगा तो इट मीन्स क्रेडिट बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट का, वो हमें देना पड़ेगा। दूसरा हमने पढ़ा कि गुडविल का पैसा हमें देना पड़ता है, शेयर ऑफ गुडविल, है ना। गुडविल का हमें जो है पैसा देना पड़ता है, वो हम दे देंगे क्योंकि उनका शेयर ऑफ गुडविल होगा, वो भी तो अपना प्रॉफिट ही है, वो लेके जाएगा। हमने पढ़ा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, वो होगा एक। थर्ड, रिजर्व्स और प्रॉफिट्स होंगे, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स। भैया जो प्रॉफिट्स और रिजर्व्स होंगे वो भी तो लेके जाएगा अपना, जो भी इसका प्रॉफिट होगा, जो भी इसके रिजर्व्स, अपना हिस्से का जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ हिज हर शेयर। ठीक है, हिज हर शेयर, उसका जो भी शेयर होगा उस रिजर्व्स में, उस प्रॉफिट में, वो लेके जाएगा। चौथा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, क्योंकि लॉस की तो बात ही नहीं है, लॉस तो काटा जाता है। अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ये सब हमने पढ़ लिया है। एडजस्टमेंट इनकी सीखी है ना, ये सब हम देते हैं। तो प्रॉफिट हो गया, अगर रिवैल्यूएशन में वो भी पैसा ले जाएगा रिटायरिंग पार्टनर। पांचवा वैसे हमने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन जेन्युइन सी बात है, जो उसने कैपिटल लगाई थी बिजनेस के अंदर, एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसको ब्याज भी मिलना चाहिए था, तो वो ब्याज भी लेके जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, मोस्टली ये क्वेश्चन में मिलता नहीं है, तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ इफ़ एनी, अगर कोई होगा वो। ये चीज़ें सब हमें जो है पार्टनर को देनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अगर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और कुछ पैसा काटा भी जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ डिडक्शंस, कि कौन कौन से पैसे जो है काटे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर उसे रिजर्व्स और प्रॉफिट मिलता है तो लॉसेस भी तो उसे देने पड़ेंगे। फर्स्ट उसे लॉसेस बियर करवाने पड़ेंगे, लॉसेस, और यहाँ पे लिख देता हूँ एंड हम बोल देते हैं कि एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे होंगे वो बियर करवाने पड़ेंगे, जो भी लॉसेस होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर प्रॉफिट मिल रहा है इसको रिवैल्यूएशन पे, तो लॉस भी तो हो सकता है, तो लॉस होगा तो वो काटा जाएगा। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, वो भी तो लिया जाएगा, वो काटा जाएगा पैसा। ठीक है, प्रॉफिट हो गया, लॉस और रिवैल्यूएशन हो सकता है। अगर यहाँ पे इसके कैपिटल के ऊपर ब्याज मिल सकता है, तो थर्ड हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ड्राइंग्स भी जो है उसे देनी पड़ेंगी। जो भी ड्राइंग्स उसने पैसा निकाला है बिजनेस के अंदर से, वो देना पड़ेगा, वो काटना पड़ेगा, और उसके ऊपर जो ब्याज लगा है वो भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मोस्टली ये क्वेश्चन के अंदर मिलता नहीं है, तो इसी के आगे मैं लिख देता हूँ इफ़ एनी। ठीक है, अगर कोई होगा तो वो भी हमें जो है देना पड़ेगा। और चौथा, इसके अंदर एक और चीज़ आ सकती है, वो है लोन। लोन टेकन बाय रिटायरिंग पार्टनर, अगर हम बोल सकते हैं, अगर उसने कोई लोन लिया होगा पार्टनर ने, तो वो भी इसको जो है देना पड़ेगा। भैया ये सारी चीज़ें उसका क्लेम मांग सकता है और ये चीज़ें जो है काटी जा सकती हैं। प्रॉफिट्स जो भी होंगे वो दे दिए जाएंगे और जो भी लॉसेस होंगे
वो काट लिए जाएंगे। तो इससे हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों से जो भी डिडक्शन होगा वो काट लेंगे, जो भी क्लेम होगा वो प्लस कर देंगे। इससे हम निकालेंगे ड्यू, या फिर उसको बोल सकते हैं ड्यू या फिर क्लेम। ये निकालेंगे कि कितना पार्टनर का क्लेम है, और इसको दो चीज़ों से हम जो है सेटल करेंगे, वही हम इस क्लास में सीखेंगे। ठीक है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पार्टनर को देनी पड़ेंगी और कौन कौन सी चीज़ें हमें जो है पार्टनर की काटनी पड़ेगी, और उससे हमारा पार्टनर का निकल जाएगा ड्यू कि अब हमें रिटायरिंग पार्टनर को कितना पैसा देना पड़ेगा। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर अपने, कि वो जो क्लेम है, जो भी ड्यू हमने निकाला है, वो किस तरीके से सेटल होगा, जिसको हम बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर क्लेम। तो बेसिकली दो तरीकों से जो है ये सेटल हो सकता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दो तरीके हो सकते हैं जिससे जो है वो सेटल हो सकता है। या तो हम पूरी की पूरी पेमेंट उसे दे दें, जिसे हम बोल सकते हैं लंप सम पेमेंट। लंप सम पेमेंट, पूरी की पूरी पेमेंट दे दे और जान छुड़ा दे। ठीक है, लंप सम पेमेंट कर दे। और ध्यान में रख लेना, लंप सम पेमेंट करने के लिए फर्म के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए। लाइक अगर यहाँ पे बात करें तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश होना चाहिए। लंप सम में कैश देते हैं ना, तो भैया सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश होना चाहिए जितना पार्टनर का क्लेम है। इसके लिए मेन इसका फ़ायदा क्या है कि हमें इसके ऊपर ब्याज नहीं देना पड़ता, सीधा लंप सम हमने जो है पेमेंट कर दी। या तो फर्म के पास अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश है या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है, तब वो लंप सम पेमेंट कर सकता है। मान लो उसके पास इतना कैश ही नहीं है, पार्टनर का ड्यू आ गया 1 लाख रुपए, फर्म के पास कैश अभी ओनली 9,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो भैया हम जो है लंप सम पेमेंट नहीं कर सकते। हाँ, इसमें हम ये कर सकते हैं कि पार्टनर को बोल के, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको बोल के फंड मंगा सकते हैं, फिर बिजनेस के अंदर फंड है तो भैया पेमेंट कर दो। एक ही कंडीशन है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश होना चाहिए, तभी लंप सम पेमेंट हम कर सकते हैं, पूरी पेमेंट कर सकते हैं। नहीं तो अगर नहीं हुआ तो दूसरा टाइप होगा हमारा इंस्टॉलमेंट। दूसरा टाइप हमारा क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट। जैसे हम बोल सकते हैं इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में हम फ़ोन खरीदते हैं ना, मंथली पैसा दे देते हैं, तो इसमें हम जो है इंस्टॉलमेंट में पैसा दे सकते हैं अगर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन ध्यान में रख लेना, इसके लिए जो है इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि फर्म के पास पैसा होता है तो इसके लिए जो है फर्म और रिटायरिंग पार्टनर जो होता है वो ब्याज वसूल करता है। इसके लिए आपको जो है फर्म को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। लाइक इन द सेंस मैं बोल देता हूँ, 1 लाख रुपए का ड्यू है, वो बोला गया कि 4 इंस्टॉलमेंट में हम जो है रिटायरिंग पार्टनर को पैसा पे करेंगे, तो अगर मैं डिवाइड बाय 4 कर देता हूँ तो 25,000 की पेमेंट हम करेंगे पर ईयर। इस 25% पे मान लो 2% का ब्याज भी रखा गया है कि भैया 2% का, या हम बोल सकते हैं 10% का ब्याज रखा गया है, ज़्यादा रखा गया, तो हमें हर एक इंस्टॉलमेंट के साथ ब्याज भी देना पड़ेगा। मान लो अब हमारे पास 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख का 10% अगर हम निकालें तो 10,000 बनता है, और प्लस 25,000 हमें EMI का, तो हर एक साल हमें जो है, हर एक साल तो नहीं बोल सकते, वो मैं सिखाऊंगा, तो 35,000 हमें जो है देने पड़ेंगे। यहाँ क्या क्या करना पड़ेगा, हमें हर एक EMI के साथ, हर एक इंस्टॉलमेंट के साथ ब्याज भी देना पड़ेगा, और किस तरीके से हम देते हैं वो मैं आगे जाके आपको जो है सिखाऊंगा। देखिए, अब अगर हम लंप सम पेमेंट करते हैं, लंप सम पेमेंट करते हैं तो सीधा सीधा कैश दे देते हैं, तो इसीलिए रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, क्योंकि भैया उसका कैपिटल अकाउंट अब खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए डेबिट हो जाएगा, और सारा पैसा हम दे देते हैं, तो टू कैश या बैंक करके एंट्री कर देते हैं। भैया सारा पैसा जो है कैश से या बैंक से सेटल कर देते हैं, सारा का सारा पैसा गया। अगर हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं तो हम लमसम पे इंस्टॉलमेंट में अगर पेमेंट करते हैं तब तो हम रिटायरिंग पार्टनर को डेबिट तो ज़रूर करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो ज़रूर करते हैं, क्योंकि पैसा तो अब भी देना है, लेकिन कैश ना देते हुए इसकी सेटलमेंट कर देते हैं। भैया एक हिसाब से अगर इसको हम अभी पैसा नहीं देते, बाद में थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, तो एक हिसाब से ये लोन हुआ कि नहीं हुआ। लोन भी तो ऐसे ही होता है, लोन लेते हैं और थोड़ा थोड़ा करके चुका देते हैं, तो ये लोन हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, इसको लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे, इसको लिख देंगे रिटायरिंग पार्टनर लोन, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। ठीक है जी, इसको क्या लिखेंगे, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, इसको लिख देंगे फॉर ट्रांसफ़र
ड्यू अमाउंट इनटू लोन अकाउंट, ये वो वाली एंट्री होगी। अब हम क्या करते हैं, सीधा कैश पेमेंट नहीं करते, सीधा हमने ट्रांसफ़र कर दिया रिटायरिंग पार्टनर के लोन के अकाउंट में। अब मैंने बोला आपको हर एक ईएमआई पे हमें ब्याज भी देना पड़ेगा, तो ब्याज भी जुड़ेगा। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट बिजनेस के लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, क्योंकि उसमें और हमारा जो है पैसा देना पड़ेगा तो बढ़ जाएगा, इसीलिए इसको हमें और क्रेडिट करना पड़ेगा लोन को, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया, फॉर इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के साथ ईएमआई जब पे करेंगे तो उसकी भी एंट्री बनेगी, फॉर पेमेंट। क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि कुछ पेमेंट करेंगे तो उससे घट जाएगा, लोन घट जाएगा और लायबिलिटी घट गई तो इट मीन्स डेबिट होगा। तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जब पेमेंट करेंगे तो ये एंट्री की जाएगी। ठीक है, दो तरीके से पेमेंट हो सकती है, लमसम के लिए सीधा कैश और बैंक का यूज़ करते हैं। अगर इंस्टॉलमेंट मेथड अपनाते हैं तो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं लोन अकाउंट में। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ पेमेंट कैश में की जाती है, कुछ पेमेंट इंस्टॉलमेंट में की जाती है, तो भैया टू कैश जो पेमेंट की गई, फिर टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट जो पैसा हम जो है ट्रांसफ़र करेंगे, सारा का सारा पैसा ट्रांसफ़र करके फिर इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट की ये एंट्री, जब पेमेंट करेंगे ईएमआई के साथ तो उसकी ये एंट्री की जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं इलस्ट्रेशन ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 6 कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि किस तरीके से जो है हमें रिटायरिंग के पार्टनर का क्लेम जो है निकालना पड़ता है और उस क्लेम को जो है सेटल करना पड़ता है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 6 हमें जो है लमसम पेमेंट उसके अंदर करनी है और उसका केस हमें जो है बताया गया है। चलिए, पेज नंबर 323 आप खोल लीजिए, उस पर इलस्ट्रेशन नंबर 6 हमारा है। उस पर लिखा हुआ है कि ओम, जय एंड जगदीश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। भैया 3 पार्टनर है, ओम है, जय है और जगदीश है। तीनों का मैंने जो है कैपिटल अकाउंट में नाम डाल दिया, आप देख सकते हैं। और 3:2:1 का जो है रेशियो यहाँ पे दे रखा है, यानी कि ओल्ड रेशियो हमें मिल चुका है। और इनकी जो है बैलेंस शीट दे रखी है एंडिंग डेट को। नीचे लिख रखा है एडजस्टमेंट में कि जय रिटायर ऑन दैट डेट ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स। भैया जय रिटायर हो गया और कुछ नीचे टर्म्स दी गई हैं, ये जय रिटायर हो गया। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे बोला गया कि फर्म की गुडविल जो है वो 60,000 रुपये वैल्यू की गई है। पूरे फर्म की गुडविल दे दी गई, पूरे फर्म की, ध्यान में रख लेना, पूरे फर्म की गुडविल है, उसका शेयर हमें निकालना पड़ेगा। 60,000 रुपये देनी पड़ी। ठीक है, फिर स्टॉक्स है, प्लांट की और प्रोविजन, ये हमारी रिवैल्यूएशन की एंट्री है। और नीचे लिखा हो गया है कि जय शेयर ऑफ गुडविल वाज एडजस्टेड थ्रू रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। भैया जो जय का शेयर है गुडविल का, वो रिमेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया जाएगा। वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया भैया। जो गेन कर रहे हैं वो पैसा देंगे और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो पैसा लेगा। बस ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर की, जो भी रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो पैसा देंगे रिटायरिंग पार्टनर को, वो तो हम समझ गए। ठीक है, और यहाँ पे कोई न्यू शेयर नहीं दे रखा, न्यू शेयर तो हम खुद निकाल लेंगे। जय पे अगर हाथ रख दे तो 3:1 का जो है न्यू शेयर निकल के आ जाएगा। ये ओल्ड शेयर और न्यू शेयर, ये तो वो शेयर हो गया जो हम चाहते थे। तो ऐसे केस में जो है न्यू रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है इस केस के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर देखें तो हमारा 3:1 ही कहलाएगा। ये चीज़ें हमें जो है इसके अंदर मिल गई। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं जो बैलेंस शीट के अंदर बैलेंसेस है, जिनके अकाउंट बना रहे हैं वो सबसे पहले पुट कर लेते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन का कोई बैलेंस नहीं होता, कैपिटल अकाउंट का ज़रूर बैलेंस होता है, वो चढ़ा देंगे यहाँ पे बाय बैलेंस BD। लायबिलिटी साइड जो है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, ओम, जय, जगदीश तीनों का दे रखा है 1,60,000, 1,20,000 और 1,20,000। ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व दे रखा है। तो भैया जनरल रिजर्व प्रॉफिट होता है, ये तो बांटना पड़ेगा हमें। क्या एंट्री होती है, जनरल रिजर्व डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो क्रेडिट साइड एंट्री आ जाएगी बाय जनरल रिजर्व, ये बांट देंगे। और ये किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में बटेगा। ठीक है जी, और ये ओल्ड रेशियो में बटेगा। और अगर मैं इसको बांटूँ तो 24,000 है और ओल्ड रेशियो है 3:2:1। ठीक है, तो 6 शेयर टोटल होंगे। 24,000 डिवाइड बाय 6 करूँ तो 4,000 का एक शेयर बन रहा है, जिसके लिए अगर 3 शेयर करूँ तो 12,000 इसका, 8,000 इसका और 4,000 इसका।
ओल्ड रेशियो में इन तीनों को बांट दिया। ठीक है जी, चलो। और कुछ ऐसा प्रॉफिट अगर यहाँ पे दिखता है, लॉस दिख रहा है, कोई प्रॉफिट और लॉस हमें जो है इसके अंदर नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलो अब रिवैल्यूएशन की एंट्री कर लेते हैं। बी से हमारी रिवैल्यूएशन की एंट्री शुरू है और बी में लिखा हुआ है कि स्टॉक और बिल्डिंग जो है एप्रिशिएट हो गए। एप्रिशिएट मतलब वैल्यू का बढ़ना, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट क्रेडिट साइड लिखा जाता है, तो दोनों लिख देंगे यहाँ पे बाय स्टॉक और बिल्डिंग, स्टॉक और बाय बिल्डिंग, इन दोनों से जो है एप्रिशिएट हो रही है। और 10% की वैल्यू से अप्रिशिएट किया जा रहा है, और बिल्डिंग की वैल्यू है 1,80,000, जिसका 10% 18,000 बनता है। और स्टॉक की वैल्यू ओल्ड बैलेंस शीट में देखोगे 1,00,000 रुपये है, और जिसका 10% 10,000 रुपये बनता है। ठीक है जी, चलो हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लांट इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। प्लांट को डेप्रिशिएट किया जा रहा है, मतलब एसेट की वैल्यू घटाई जा रही है, और घटाई जा रही है तो लॉस है। यहाँ पे लिखा जाएगा डेबिट साइड टू प्लांट। ठीक है, और प्लांट की जो ओल्ड बैलेंस शीट में वैल्यू है 1,40,000 रुपये, और जिसका 10% 14,000 रुपीज़ होता है, 14,000। बाकी लिखा गया कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज इंक्रीज अप टू मतलब इतने तक का हो गया, 5,000 रुपये तक का हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोविजन, पहले तो ये बताओ, प्रोविजन बैड डेट से लगाते हैं, इसमें एसेट की वैल्यू घटती है, ये लॉस हुआ, तो पहले तो हम डेबिट साइड लॉस साइड जो है लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये तो पता लग गया हमें लॉस है। अब अप टू 5,000 का क्या हुआ कि 5,000 तक का हो गया। पहले देखो कितने का था, ओल्ड बैलेंस शीट में 3,000 का था, मतलब अब 5 का हो गया। इट मीन लॉस टोटल कितने का हुआ? 2,000 रुपये का हो गया। 3 का था, 5 का हो गया, तो 2 का लॉस हुआ। अप टू का मतलब ये होता है। ठीक है, इतने तक का हो गया। फिर ई में लिखा हुआ है कि जय शेयर व गुडविल वॉज एडजस्टेड थ्रू रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। चलो भैया, जय का शेयर पहले निकाल लेते हैं, फिर उसके थ्रू हम जो है रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को जो है क्रेडिट कर देंगे। जय शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है जी। यहाँ पे अगर देखें तो गुडविल है 60,000 रुपये की, इन 2 कर देंगे। जय का शेयर कितना है? टोटल 6 शेयर है, 3:2:1 का रेशियो है, तो 2/6 का इसका जो है रेशियो बनेगा। ठीक है, जय का शेयर 60,000 इंटू 2/6, 60,000 इंटू 2/6 अगर मैं करूँ तो 20,000 रुपये की टोटल इसकी जो है गुडविल बनती है, जो कि रिमेनिंग पार्टनर में कैपिटल अकाउंट में बांटी जाएगी। क्या एंट्री बनती है? गेनिंग पार्टनर डेबिट होते हैं और रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट होता है। तो यहाँ गेन कौन करेगा? ऑब्वियसली भैया जय तो जा रहा है, ओम और जगदीश गेन करेंगे, तो क्या एंट्री बनेगी? ओम डेबिट, जगदीश भी डेबिट, और 2 किया जाएगा जय को। और किस रेशियो में बांटा जाएगा? ऑलवेज गेनिंग रेशियो में बांटा जाएगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बता दिया था। और गेनिंग रेशियो हमारा 3:1 है। 20,000 रुपये टोटल इसको मिलना है। ठीक है, ये तो क्रेडिट हो गया। अब जो गेन कर रहे हैं वो 20,000 इंटू डिवाइड बाय 4 करो, 3/4 है ना, तो 5,000 का रेशियो निकल रहा है, तो मतलब 15,000 इसके हिस्से, 5,000 इसके हिस्से, 3:1 के रेशियो में बांटा जाएगा। चलो एंट्री कर लो। ओम और जगदीश डेबिट हो रहे हैं तो बस, और जय की वजह से डेबिट हो रहे हैं क्योंकि उनके पैसा जय को देना पड़ रहा है, तो जय कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे कि भैया पैसा देना पड़ेगा। और कोई 2 बार निकले की ज़रूरत नहीं है, अमाउंट डाल दो, दोनों डेबिट में ही है। 15,000 ओम के हिस्से, 5,000 जगदीश के हिस्से। और जय जो है क्रेडिट हो रहा है, तो जय को जो है क्रेडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा गया ओम कैपिटल अकाउंट, और बाय 2 बार होना पड़ेगा यहाँ पे जगदीश कैपिटल अकाउंट, क्योंकि दोनों की वजह से जो है जय की कैपिटल अकाउंट में पैसा बढ़ा है। ओम ने दिए हैं 15,000 रुपये और 5,000 रुपये इसने दिए। ठीक है, चलो गुडविल की भी ट्रीटमेंट होगी, ये ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ, बस मैंने सिर्फ लेजर पोस्टिंग की है कैपिटल अकाउंट में और कुछ नहीं किया है, और ये एडमिशन में भी हमने अच्छे से सीख लिया था। चलो जी, अब हमारी जो है मेन एडजस्टमेंट आती है। नीचे लिखा क्या हुआ है कि द अमाउंट ड्यू टू जय इज पेड आउट ऑफ द फंड ब्रॉट इन बाय ओम एंड जगदीश इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जय इज पेड फुल अमाउंट। चलो जी, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जय को अब लमसम पेमेंट होनी है। सेटलमेंट बता दिया गया किस तरीके से होनी है, लमसम पेमेंट होनी है पूरा। अब यहाँ देखो ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर कैश हमारे पास कितना है? कैश तो भैया यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो कैश सिर्फ 10,000 रुपये है, तो 10,000 का तो यहाँ पे नहीं बनेगा, इतना हमें पता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो फंड है, जो भी फंड चाहिए इसको पेमेंट करने के लिए, वो रिमेनिंग पार्टनर ले आएंगे, यानी कि ओम और जगदीश अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में।
मतलब पहले तो हम ड्यू निकालेंगे, जितना ड्यू बन रहा है ना, फिर ओम और जगदीश से बोलेंगे उनके रेशियो में वो अपना जो है पैसा ले आए। ठीक है जी, अपने रेशियो में जो है वो पैसा ले आए बिजनेस के अंदर, हम जो है पैसा दे देंगे। देखो कैसे करना है। सबसे पहले ड्यू निकालेंगे। ड्यू तब निकाल सकते हैं जब हमारा कैपिटल अकाउंट पूरा बन के तैयार हो जाए, विदाउट सेटलमेंट वाली एंट्री करके हुए। यहाँ बताओ, हमने सारे प्रॉफिट, सारे लॉसेस, सारे जो है बांट रखे हैं, हर चीज़ बांट दो भैया। यहाँ हमें जो है बैलेंस शीट के अंदर जो जो चीज़ें दिखी, गुडविल का पैसा, रिजर्व का पैसा, सब हमने बांट दिया। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस बांटा है, वो नहीं किया, तो वो सबसे पहले कर लेते हैं ताकि हमारा ड्यू निकल के आ जाए। चलो ड्यू निकाल लेते हैं। यहाँ अगर देखें तो 28,000 हमारा क्रेडिट साइड आ रहा है, तो इट मीन्स प्रॉफिट होगा। 28,000 हमारा क्रेडिट साइड आ रहा है, 28,000 और माइनस कर देता हूँ मैं, हमारा 16,000 का लॉस होगा। 28,000 माइनस 16,000, 12,000 रुपये का टोटल प्रॉफिट है, जो कि ट्रांसफ़र किया जाएगा किसमें, तीनों में, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ट्रांसफ़र टू ओम कैपिटल, जय कैपिटल और जगदीश कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो। वो तो हमने पहले ही सीख लिया था। तो डिवाइड बाय 6 करता हूँ, 2,000 एक शेयर का निकल रहा है, 6,000 इसके हिस्से, 4,000 इसके हिस्से और 2,000 इसके हिस्से। ठीक है जी, 6,000, 4,000 और 2,000। वहाँ उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट है तो खुद के में क्रेडिट हो जाएगा कि भैया बोलेंगे रीवैल्यूएशन से एंट्री आई है, और ये रियलिटी में प्रॉफिट है रीवैल्यूएशन का, जो कि सबके हिस्से लगा है 6,000, 4,000 और 2,000 से। अब भैया सारे प्रॉफिट, सारे लॉसेस हमने बांट दिए। अब हम ड्यू निकाल सकते हैं। तो जो रिटायर हो रहा है उसका हमें ड्यू निकालना है। रिटायर जय हो रहा है, देख लेते हैं टोटल ड्यू है कितना। चलो 1,20,000 तो कैपिटल का पैसा हमें देना है, 8,000 रुपये हमें जनरल रिजर्व का देना है, 15,000 रुपये ओम को देना है, 5,000 रुपये जगदीश को देना है कैपिटल का पैसा, और 4,000 रुपये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। तो 1,52,000 रुपये टोटल हमें जो है अब देने हैं, 1,52,000। अब ओम और जगदीश से बोलेंगे कि भैया ये फंड जो है अपने रेशियो में, न्यू रेशियो में, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ले आए। तो 1,52,000 को अगर हम न्यू रेशियो में बांटते हैं तो 3:1 इनका जो है न्यू रेशियो, देखो 3:1, तो मतलब 4 हिस्से हैं टोटल। डिवाइड बाय 4 करूँ तो एक हिस्सा 38,000 का बन रहा है, जिसमें से 3 हिस्से 1,14,000 रुपये तो ओम को लाने पड़ेंगे। 1,52,000 इंटू डिवाइड बाय मैं कर देता हूँ 4, तो 38,000 रुपये किसको ले आने पड़ेंगे, जगदीश को ले आने पड़ेंगे। ये सिर्फ मैंने उनकी रेशियो में बांटा है, ये पैसा उन्हें जो है ले आना पड़ेगा, उसके न्यू रेशियो के हिसाब से कर देंगे। टोटल फंड 1,52,000 का चाहिए, यहाँ पे ड्यू हमने निकाल लिया, जिसमें से इनके रेशियो में अगर मैंने बांटा 3:1 में 3/4 ऐसे मैंने बांटा। देखो यहाँ पे इसको 3/4 में बांटा, इसको 1/4 में बांटा, 1,52,000 को, तो 1,14,000 और 38,000 इसको जो है ले आने पड़ेंगे। और अगर बिजनेस के अंदर पैसा आता है जो कि ओनर लाता है, तो ओनर को हम उसकी कैपिटल अकाउंट में डालते हैं, तो क्या एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओनर का नाम दे दो। 2 पैसे ला रहे हैं, ओम और जगदीश, ओम और जगदीश, सॉरी ओम कैपिटल और जगदीश कैपिटल। बस फिर उनकी कैपिटल को यहाँ पे क्रेडिट कर दो, भैया फंड ला रहे हैं बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, बाय बैंक अकाउंट, ओम के और जय के कैपिटल को मैंने कर दिया। 1,14,000 तो ओम ला रहा है और 38,000 रुपये जगदीश ला रहा है। बस ये एंट्री का मैंने इफेक्ट ले लिया, बिजनेस के अंदर पैसा आ गया क्योंकि कैपिटल अकाउंट बढ़ गया बैंक की वजह से, जिसमें से 1,14,000 ओम ने लाए और जगदीश ने 38,000 रुपये लाए। अब भैया पेमेंट कर दो। चलो जी, 1,52,000 इसका है ना, ठीक है, यहाँ पे टू बैंक करके पेमेंट कर देंगे सारी की सारी। क्यों मैंने टू बैंक किया, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये देखो रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया, नाम डाल दिया क्रेडिट वाले का टू बैंक अकाउंट। 1,52,000 रुपये सारी पेमेंट यहाँ पे हो गई। ठीक है जी, चलो अब जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी कैपिटल अकाउंट को हम जो है टैली कर लेते हैं। बस सबसे पहले जगदीश का करते हैं, 1,20,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000 प्लस 38,000, 1,64,000।
1,64,000 और माइनस कर देंगे 5,000 जो कि उसने दिए थे 1,59,000, उसकी कैपिटल निकल रही है जिसको हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD। ये हमारा कैरेट डाउन बैलेंस है जो कि बैलेंसिंग फिगर से निकला है। रिमेनिंग पार्टनर का CD निकलेगा और लमसम पेमेंट को टू बैंक का यूज़ करके लमसम पेमेंट कर देंगे। 1,60,000 और 12,000, 6,000 और 1,14,000, 2,92,000, 2,92,000 माइनस कर देंगे 15,000 की पेमेंट हुई है और 2,77,000 की जो है कैरेट डाउन बैलेंस निकल के आ गया। तो इस तरीके से लमसम पेमेंट बाय बैंक का यूज़ करके जो है की जा सकती है। यहाँ पे एक सीन ये था कि उनको जो है फंड लाना था न्यू रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर को, तो भैया बस फिर न्यू रेशियो में फंड ले आए, बाय बैंक करके फंड ले आए और बाय टू बैंक करके हमने जो है पेमेंट कर दी रिटायरिंग पार्टनर को। ठीक है, पहले ड्यू निकाला। ड्यू कैसे निकलेगा, सारे प्रॉफिट सारी डिडक्शन जो मैंने बताई, अगर जो भी क्वेश्चन के अंदर दे रखी हैं वो सब कुछ कर दो, पूरा कैपिटल अकाउंट तैयार करो, फिर हमारा ड्यू निकल के आ जाएगा। मैंने ड्यू कैसे निकाला और पेमेंट कैसे करी आपने देख ली, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला केस सीखते हैं। चलो जी, यहाँ पे अगर हम देखें इसी केस के अंदर अगर लमसम पेमेंट नहीं हुई होती तो लमसम पेमेंट होगी तो 2,52,000 हमने कर दिया। अगला इलस्ट्रेशन इसी पे ही बेस है। सबसे पहले देखते पार्टनर का ड्यू कितना बना था। ड्यू हमने देखा तो 1,52,000 रुपये बना था, क्योंकि कुछ काटा कि नहीं गया था, सब कुछ देना था। हमें काटते तो डेबिट साइड कुछ भी अमाउंट आ जाता, यहाँ पे नहीं आया तो सब कुछ देना था। 1,52,000 रुपये का ड्यू था। ठीक है, अगर हम लमसम पेमेंट नहीं करते तो हम क्या करते, तो भैया हम ये सारा पैसा जो है रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में डेबिट कर देते। मतलब यहाँ टू बैंक यूज़ नहीं करते, यहाँ लोन यूज़ करते। क्या नाम डालते, बैंक का यूज़ ना करते हुए रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डालते। यहाँ पे रिटायरिंग जय हो रहा है तो जय लोन अकाउंट का जो है यहाँ पे नाम डाल देते बस। मैं यहाँ पे अगर एंट्रीज लिखूं तो सबसे पहले तो हम ट्रांसफ़र करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर डेबिट करते हैं टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, फिर हमें जो है ब्याज हमारे ऊपर ड्यू होता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट या फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कुछ भी हो सकता है। टू, इससे हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है, लोन का पैसा बढ़ जाता है, तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट को फिर से क्रेडिट कर देते हैं। और जब हम EMI के साथ इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं तो उसको डेबिट कर देते हैं रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट को। डेबिट कर देते हैं और टू कैश या बैंक यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तीन एंट्री जो है मेन इंस्टॉलमेंट के केस में की जाती है। अब मुझे बताओ, इसमें सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल का कहाँ लेना देना है भैया, सिर्फ यहाँ लेना देना है, उसको डेबिट करके हम लोन में ट्रांसफ़र करते हैं बस। बाकी सारे लोन की एंट्रीज हैं, बाकी तो कैपिटल में हो ही नहीं सकते, क्योंकि बाकी फ्यूचर की एंट्रीज है। देखो यहाँ पे ये तो सारी फ्यूचर की एंट्रीज है, ये सारी की सारी फ्यूचर की एंट्रीज है। प्रेजेंट की एंट्री कौन सी है, प्रेजेंट की एंट्री ये है, इसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं बस। तो भैया बस सिर्फ कैपिटल अकाउंट में जय लोन का नाम जो है यूज़ किया जाएगा, टू रिटायरिंग पार्टनर के लोन का नाम यूज़ किया जाएगा, क्योंकि इसको डेबिट किया तो डेबिट साइड एंट्री और नाम डाल दिया रिटायरिंग पार्टनर के लोन का अकाउंट का। ठीक है, कैश या बैंक यूज़ ना करते हुए लोन का हम जो है यूज़ करेंगे। ठीक है, कैश या बैंक यूज़ ना करते हुए रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट यूज़ करना है बस। अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि करेंगे। ठीक है, ठीक है। लमसम पेमेंट का यूज़ करते हैं तो टू कैश या बैंक से लमसम पेमेंट कर देते हैं। इंस्टॉलमेंट का यूज़ किया तो पार्टनर कैपिटल में सिर्फ उस पार्टनर के लोन का नाम लिख दो, टू जायज़ लोन अकाउंट बस। बाकी बैलेंस शीट ऐसे सेम एज इट इज निकालेंगे। बाकी सारा हमारा लोन का काम है, वो हम अभी सीख लेते हैं कि किस तरीके से जो है ब्याज निकाला जाता है और लोन की पेमेंट की जाती है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 7 निकाल लो, उससे हम सीख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेकिंग द फिगर ऑफ प्रीवियस इलस्ट्रेशन अज्यूमिंग दैट ही इज पेड
40% ऑफ अमाउंट ड्यू इमीडिएटली, मतलब बोलता है कि पिछले ही इलस्ट्रेशन से अमाउंट जो है टेक कर लो। मतलब कौन सा अमाउंट भैया, ये ड्यू वाला अमाउंट और कौन सा, तो 1,52,000 ड्यू हमने टेक कर लिया और बोला गया कि 40% जो है इमीडिएटली पे कर दिया। तो अगर 1,52,000 रुपये का 40% हम निकालें तो 40/100 और कितना बनेगा अगर 40% हम निकाल लेते हैं, तो ये तो अभी के अभी हमने पे कर लिया। 1,52,000 का 40% 60,800 रुपये अभी के अभी हमने जो है पे कर लिए। तो इट मीन्स अब ड्यू कितना बचा, 1,52,000 में से 60,800 रुपये माइनस कर दो तो ड्यू उतना बच जाएगा। तो 1,52,000 में से मैं माइनस कर देता हूँ 40%, 91,200 रुपीज़ जो है बचे हमारे ड्यू। फिर बोला गया कि द एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में, भैया 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर, 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट के अंदर जो है बैलेंस का पैसा दिया जाएगा। मतलब ये जो 91,200 है ना, ये 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर दिया जाएगा। अब इंस्टॉलमेंट्स निकाल लेते हैं, कितने की इंस्टॉलमेंट्स बनेंगे। ये जो 91,200 रुपये बच्चे हैं ये इक्वल 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो निकल के आ जाएंगी। तो अगर इसको मैं डिवाइड बाय 3 कर देता हूँ, 30,400 रुपये में जो है हमें जो है ईयरली इसको पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आगे लिखा हुआ है कि द इंटरेस्ट इज पेबल 12% पर एनम, 12% पर एनम के हिसाब से, हाँ 12% पर एनम के हिसाब से हमें जो है इंटरेस्ट की भी पेमेंट करनी पड़ेगी। बस ये बोला गया, मतलब अभी 30,400 रुपये हमें देना पड़ेगा हर साल, जिसकी एंट्री क्या हो, हर साल एंट्री क्या क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि जय है तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू जय कैपिटल अकाउंट, और रिटायरिंग पार्टनर टू कैश यानी कि जय लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, वो अभी करके दिखाऊंगा। चलो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं फर्स्ट ईएमआई जब होगी तो अब हमें क्या क्या पे करना पड़ेगा टोटल। सबसे पहले यहाँ देखो पे कैसे करना है, हम इंटरेस्ट हम ड्यू अमाउंट पे करते हैं। यहाँ अगर मैं टाइमलाइन बनाऊँ, यहाँ मैं टाइमलाइन बनाऊँ, ठीक है, फर्स्ट ईएमआई, सेकंड और थर्ड, 3 इंस्टॉलमेंट में हम पैसा देंगे। हर एक इंस्टॉलमेंट में हमें जो है 30,400 रुपये देने। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारे पास कितने पैसे ड्यू होंगे, अरे भैया 91,200 रुपये ड्यू होंगे, हमने कुछ दिया थोड़ी है। तो जो ब्याज है वो ड्यू पे लगता है, तो 91,200 का फिर 12% लगेगा यहाँ पे ब्याज, साथ देना पड़ेगा। और एट द टाइम ऑफ सेकेंड ईएमआई कितना पैसा हमारे पास ड्यू होगा, 30,400 रुपये दे चुके होंगे हम। और अगर 91,200 में से मैं माइनस कर देता हूँ 30,400 रुपये, तो 60,800 रुपये हमारे पास जो है बचे होंगे उनके सेकंड ईएमआई के टाइम जब हम पे कर रहे होंगे। तो सेकंड ईएमआई के टाइम इस पे ब्याज लगाया जाएगा 12%। एट द टाइम ऑफ थर्ड ईएमआई तब कितना ड्यू होगा, भैया हम दूसरी ईएमआई दे चुके होते हैं, दूसरी इंस्टॉलमेंट दे चुके होंगे, तो 60,800 तो पहले बचा था, 30,400 और दे दिए होंगे, तो यहाँ पे 30,400 जो है बचे होंगे। तो इसका 12% ब्याज हमें जो है देना पड़ेगा। चलो निकाल लेते हैं। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ईएमआई एक तो हमें 30,400 रुपये इंस्टॉलमेंट का देना पड़ेगा, प्लस ब्याज का भी पैसा देना पड़ेगा, जो कि ब्याज किस पे लगेगा, 91,200 पे लगेगा, क्योंकि ड्यू अमाउंट वो है। और 91,200 का मैं 12% निकालूँ तो 10,940 रुपये निकलता है। ये कैसे निकाला मैंने, 91,200 का मैंने 12% निकाला यहाँ पे, ठीक है जी, क्योंकि ड्यू अमाउंट उतना ही था। तो टोटल पैसा हमें फर्स्ट ईएमआई के टाइम कितना देना पड़ेगा, 30,400 प्लस 10,944 रुपये, तो 41,344 एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ईएमआई हमें पैसा देना पड़ेगा, जिसकी एंट्री क्या होगी, जय लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। और इंटरेस्ट में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू जय लोन, उसमें वो अमाउंट आ जाएगा 10,944 वाला। अब एट द टाइम ऑफ सेकेंड ईएमआई एक तो 30,400 रुपये इंस्टॉलमेंट के देने पड़ेंगे, प्लस इंटरेस्ट का पैसा। अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 60,800 पे, क्योंकि अब एक ईएमआई दे दी तो अब इतना पैसा ड्यू है। और 60,800 का मैं 12% निकालूं, 7296 कैसे निकाला, 60,800 का 12%, क्योंकि ड्यू इतना था। और टोटल अगर मैं करूं इसका 30,400 प्लस 7296 आ जाएगा 37,400
696 का पैसा हमें जो है एट द टाइम ऑफ सेकेंड EMI देना पड़ेगा। थर्ड EMI के बाद 30,400 रुपये और तो देने पड़ेंगे पहले तो, प्लस इंटरेस्ट का पैसा। अब इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा? अब हमने दूसरी पेमेंट भी कर दी, अब ड्यू अमाउंट सिर्फ 30,400 का बचा हम पे, तो 30,400 का 12% निकाला जाएगा। 3648 60,800 का 30,400 का 12% यहाँ पे मैंने निकाला। टोटल पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट? 30,400 प्लस 3648 34,048 रुपीज़ का जो है तीसरी EMI हमें जो है देनी पड़ेगी। बस अब जनरल एंट्री कर दो। मैं यहाँ पे जनरल एंट्री कर रहा हूँ, आप अकाउंट भी बना के कर सकते हो, बस सिर्फ लेजर पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, चलो सबसे पहले 60,800 रुपये यानी कि 40% हमने जो है इमीडिएटली पे किया, और बाकी का पैसा जो है लोन में हमने जो है ट्रांसफ़र कर दिया। देखो कैसे अब होगा। सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर को हम डेबिट करेंगे। रिटायरिंग पार्टनर कौन है हमारा? जय है ना, तो जय कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, जिसमें से उसको 1,52,000 रुपये देने हैं। कुछ हमने कैश दे दिया तो टू कैश, जिसमें से जो है 40% दिया है हमने निकाल लिया, 60,800 रुपये हमने जो है दे दिया, और बाकी जो बचा वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है? लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, तो टू जय लोन अकाउंट, क्योंकि ये लायबिलिटी क्रिएट होगी इसलिए क्रेडिट हो रहा है, और 91,200 हमारा ड्यू था वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है जी, चलो ये एंट्री कर दी हमने, यहाँ लोन क्रिएट हो गया हमारा सारा का सारा। अब हमने जो है इंस्टॉलमेंट पे करनी है। इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले ब्याज ड्यू होगा एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, आप देख सकते हो मैंने एंट्री कर रखी है, टू जय लोन अकाउंट। कितने का पहला इंटरेस्ट है? 10,940 रुपये का पहला इंटरेस्ट है, 10,944। ठीक है जी, फिर पे कर देंगे। पे कैसे करेंगे? जय लोन अकाउंट डेबिट करेंगे, टू कैश कर देंगे। पैसा कितना देंगे? टोटल दे देंगे 30,400 पहले EMI का और 10,944 रुपये इंटरेस्ट का, 41,344 पे कर देंगे पहली EMI। ठीक है जी, चलो अब दूसरी EMI के टाइम यानी कि दूसरी इंस्टॉलमेंट के टाइम पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जय लोन। कितना इंटरेस्ट है? 7296 अभी निकाला, 7296। अब पेमेंट कर देंगे, और पेमेंट करेंगे तो जय लोन को डेबिट कर देंगे, जय लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। और कैश टोटल पहले तो इंस्टॉलमेंट का पैसा प्लस इंटरेस्ट, जिसमें 37,696 दूसरी EMI की पेमेंट होगी। अब थर्ड, पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंटरेस्ट कितने का ड्यू होगा? 3648 का, 3648। अब पेमेंट कर देंगे टू कैश या बैंक, 34,048 टोटल मिला के हमें जो है पेमेंट करनी है, 34,048। चलो अब अगर लोन अकाउंट बनाओगे तो लोन में बस लेजर पोस्टिंग कर देगा, जहाँ क्रेडिट जा रहा है नाम डेबिट वाले का, जहाँ डेबिट जा रहा है नाम क्रेडिट वाले का, बस सारे जो है हमें लेजर पोस्टिंग करनी है। लोन अकाउंट अगर बनाने को आता है, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ये एंट्री होगी, बस ट्रांसफ़र करने की टू जय लोन अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, अगर इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया जा रहा है। नहीं तो अगर कैश में दिया जा रहा है तो टू कैश या बैंक से हम जो है पेमेंट कर देंगे। इन दो टाइप से हम जो है सेटलमेंट करते हैं, बाकी सारी फ्यूचर की एंट्री लोन अकाउंट में जाएंगी, प्रेजेंट की जो भी एंट्री है वो सिर्फ इस कैपिटल अकाउंट में जाएंगी। ठीक है, और इस तरीके से हम जो है ड्यू अमाउंट पे ब्याज निकालते हैं, जो कि मैंने सिखा दिया कि किस तरीके से निकाला जाता है, इसको नोट कर सकते हैं आप। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो में हमने जो है सेटलमेंट का केस कर लिया है कि रिटायरिंग पार्टनर का पैसा जो है किस तरीके से सेटल किया जाता है। अब अगली वीडियो में हमारे जो है 2 नए पार्टनर बचेंगे या 3 बचेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे उनकी कैपिटल की एडजस्टमेंट हम जो है सीखेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो के हिसाब से कैपिटल आ रही है कि नहीं वो देखेंगे, जो कि हमने पहले भी सीख रखा है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।